78 से 80 के बीच में गठित हुई थी। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सर रिचर्ड स्ट्रेची, बहुत फेमस है यह अकाल आयोग। ध्यान रखिए दोस्तों, स्ट्रेची आयोग पूछता है कि किस लिए था, तो आपको ध्यान रखिएगा। इसके कारण क्या था दोस्तों? महान भारत यानी ग्रेट इंडियन फेमाइन कहा जाता है इसको, अकाल कहा जाता है। 1876 से 78 के बीच में पड़ा था। इसकी सिफारिश क्या थी इस अकाल आयोग की? तो दोस्तों फेमाइन कोड यानी अकाल कोड का गठन किया गया था कि क्या क्या करना है अकाल के समय में और क्या क्या नहीं करना है। एक कोड का गठन किया गया था। अकाल संहिता का गठन किया गया था, निर्माण किया गया था और बहुत राहत कार्यों इसके मानक दिए गए थे, यानी राहत कार्यों के मानक इसमें बहुत सारे सुझाए गए थे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारत में पड़े महत्वपूर्ण अकाल, चाहे अंग्रेज द्वारा निर्मित हो या फिर प्रकृति द्वारा निर्मित हो, सभी को कवर करेंगे। इसमें अंग्रेज की नीतियों के कारण यानी अंग्रेज की नीति विफल हो गई थी, इसके कारण लगभग 5 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। दोस्तों यह वीडियो आपके जीएस पेपर 1 बीपीएससी के जीएस पेपर 1 के लिए काफ़ी कारगर होगा। साथ ही जो बीपीएससी की पीटी है उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। टीआरई 4 या बिहार से संबंधित सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हाँ, वैसे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे जिसमें मेंस होता है, जैसे कि यूपी पीएससी हो गया, आपका झारखंड का पीएससी हो गया, उत्तर उड़ीसा का पीएससी हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, क्योंकि उन सभी में इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इस टाइप के विद्यार्थी तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको मैं बताऊंगा कि इन सभी अकालों के लिए किन किन आयोग का गठन किया गया था। साथ ही मैं आपको एक समरी भी दूंगा जो आपके पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं हम लोग पहला अकाल कौन था? तो महान अकाल, यानी इसको कहता है बंगाल के महान अकाल कहता है। कब पड़ा था? तो 1770 ईस्वी में। दोस्तों इसका क्षेत्र क्या था? तो बिहार, उड़ीसा एवं मध्य बंगाल में इसका क्षेत्र था। लगभग इसमें 1 करोड़ 10 लाख यानी 10 मिलियन लोग की मृत्यु हो गई। ध्यान रखिए दोस्तों, 1 करोड़ से अधिक लोग की मृत्यु हुआ था इस अकाल में। इसका कारण क्या था? तो दोस्तों 1769-70 में लगातार सूखा पड़ा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारी कर वसूली यानी कर में कोई कमी नहीं की गई थी। चावल और अन्य अनाज का निर्यात जारी रहा। कंपनी के लाभ हेतु इसका निर्यात किया जा रहा था। स्थानीय जनता के लिए भंडारण नहीं किया गया। ये सब कारण इसका था जो अकाल पड़ा था। और देख सकते हैं उस समय का ये इमेज है जो एक अंग्रेज द्वारा ही खींचा गया था या पेंटिंग किया गया है उस समय का। तो ये आप देख सकते हैं किस टाइप की वहाँ विभीषिका थी उस समय पर। इसका प्रभाव क्या पड़ा था? तो जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा नष्ट हो गया था। जान सकते हैं उस समय लगभग 30 लाख जनसंख्या उस समय रहा होगा। 3 करोड़ जनसंख्या रहा होगा बंगाल मध्य प्रांत क्षेत्र बिहार में, और उसका लगभग 10 लाख मर ही गया यानी मृत्यु हो गया उनका। तो लगभग 1/3 जनता नष्ट हो गया। गांव के गांव नष्ट हो जाता था, पूरा गांव उजड़ गए, खेती बाड़ी सब ठप हो गया था। इसके प्रभाव के कारण अंग्रेजों ने कर में कोई राहत नहीं दी थी। परिणाम स्वरूप बंगाल की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से कमज़ोर हो गया इस अकाल के कारण। उस समय का जो जॉन कार्टर थे बंगाल के गवर्नर था, क्योंकि उस समय कोई अलग से पूरे भारत के गवर्नर नहीं हुआ करता था। आपका 1773 के बाद से गवर्नर बना और वो उसे उसके बाद से आपका संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगा। लेकिन 1773 से पहले बंगाल का अलग गवर्नर होता था, बम्बई का अलग होता था, दिल्ली का अलग होता था। तो उसी क्रम में ये आपका जॉन कार्टर बंगाल के गवर्नर था 1717 में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों दूसरा, इसे कहा था चालीसा। कहा गया यहाँ चालीसा अकाल इसको कहा जाता था, क्योंकि 1783 से 1784 के बीच में अकाल पड़ा था। और वहीं अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्र क्या था? दिल्ली, पश्चिमी अवध, पूर्वी यूरोप, यानी कि दोस्तों इसका क्षेत्र था दिल्ली, पश्चिमी अवध, पूर्वी यूरोप, पूर्वी पंजाब, राजपूताना इत्यादि सबका क्षेत्र था। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये वहीं कश्मीर तक ये फैला हुआ था यह अकाल का प्रभाव। मृत्यु लगभग कितना हुआ था? तो लगभग 1 करोड़ 10 लाख तक इसमें मृत्यु हो गया था, जो एक भयानक तस्वीर यहाँ पेश करता है। आप लोग देख सकते हैं किस टाइप का, मतलब देखने से ही लगता है कि क्या स्थिति रहा होगा उस समय। शुक्र है कि आजकल हम लोग अच्छे समय में जन्म लिए हैं। इसके कारण क्या थे? तो लगातार सूखा और कम वर्षा, लगातार सूखा और कम वर्षा। और उस समय उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था, जैसे कि बोरिंग हो, मशीन हो जो नदी से पानी खींच के खेती कराए या फिर धरती से पानी निकाल के। तो इस टाइप की समस्या तो था उस समय, पिछड़ा हुआ था अपना देश लगातार इस तरह से। ब्रिटिश काल यानी ब्रिटिश द्वारा भी इसमें कुछ योगदान दिया गया इस काल में। ब्रिटिश और स्थानीय शासकों द्वारा कर माफ़ी नहीं देना, यानी इसके मुख्य कारण तो यही हो सकते हैं जो ब्रिटिश सरकार और स्थानीय शासक थे उन्होंने कर में माफ़ी नहीं दिया। भूखमरी के बीच बीमारियां और चेचक, हैजा और इसके विभीषिका को बढ़ा दिया। जैसे भूखमरी तो था ही, साथ में चेचक और हैजा जैसे बीमारी फैल गया, क्योंकि उस समय टीका वैक्सीन था नहीं। तो गाँव के गाँव समाप्त हो जाता था इस टाइप की बीमारी से। इसके प्रभाव में देखेंगे तो पंजाब और राजपूताना में बड़ी संख्या में गाँव खाली हो गए, यानी गाँव के गाँव लोग मर गए, एक साथ में गाँव खाली होता था, इस टाइप की मृत्यु होता था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भीषण कष्ट हुआ था, लोग पलायन करने लगे थे। कृषि उत्पाद लंबे समय तक प्रभावित रहा। उस समय गवर्नर कौन था? तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स था गवर्नर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स उस समय के गवर्नर थे। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों दोजी अकाल या फिर खोपरी अकाल भी इसे कहा था। ध्यान रखिए दोस्तों, खोपरी अकाल क्यों कहा था हम लोग आगे देखेंगे। और ये कब पड़ा था? तो 1788 से
आपका 94 तक। इसका क्षेत्र क्या था तो दोस्तों हैदराबाद, दक्षिण मराठा क्षेत्र, दक्कन, गुजरात और मराठवाड़ा क्षेत्र इसका था। मृत्यु कितना हुआ था तो इसमें लगभग दोस्तों 1,10,00,000 से लोग अधिक मृत्यु के गोद में समा गए। दोस्तों इसका नाम तो खोपड़ी अकाल इसलिए कहा गया क्योंकि सड़कों पर बड़ी संख्या में कंकाल खोपड़िया पड़े हुए थे, यानी ऐसे ही खोपड़िया कंकाल छिटाया था, पड़े रहता था, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ गया। इसके कारण क्या था अकाल का तो लगातार कई वर्षों तक मानसून ना होना यानी बारिश नहीं होना, ब्रिटिश व मराठा युद्धों के कारण अनाज का वितरण बाधित हो गया था, यानी अनाज का जो सप्लाई चेन था टूट गया था, किसानों पर भारी कर और भंडारण न होना, तो इसमें प्रकृति का तो योगदान था ही, साथ ही मानव निर्मित भी योगदान कम नहीं थे इस अकाल के कारण, और इसके वजह से लगभग करोड़ों आदमी अपने जान गंवा दिए। बताइए, कुछ आदमियों की गलती की वजह से करोड़ों आदमी जान गंवाते थे। इसका प्रभाव क्या पड़ता तो दक्षिण भारत और गुजरात में गांव पूरी तरह से खाली हो गए, वीरान हो गए, जनसंख्या में भारी गिरावट हुई थी, व्यापार एवं कृषि दोनों ही लंबे समय तक प्रभावित रहा था। उस समय आपका कौन थे गवर्नर तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान रखिए दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर था, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों आगरा का अकाल, यहाँ दिया हुआ है आगरा का अकाल, तो इसे हम लोग देख लेते हैं। कब पड़ा था तो दोस्तों तो यहाँ कब पड़ा था तो गंगा जमुना दोआब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और मध्य भाग में यह अकाल पड़ा था। दोस्तों बुंदेलखंड, अवध और दिल्ली के कुछ हिस्से भी इससे प्रभावित हुई थी। मृत्यु की बात की जाए तो इसमें अनुमानित मौतें लगभग 8 से 15 लाख लोग इसमें मृत्यु हुई थी। इस अकाल में मौत का सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में सबसे भीषण अकालों में इसका गिनती होती है। इसके कारण क्या थे तो लगातार सूखा, 1837 में मानसून की विफलता, जैसे खेती की फसलें विशेषकर गेहूं पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। ब्रिटिश सरकार की कठोर नीति कर नीति था, कर में कोई छूट नहीं दिया गया था, राहत कार्यों में देरी हुआ था, भ्रष्टाचार भी उस समय फैला हुआ था, बीमारियां हैजा चेचक अकालग्रस्त इलाकों में और तेजी से फैली, जिससे और इसके दुर्भिक्षता को और बढ़ा दिया, यानी इसकी जो पेनिट्रेशन और बढ़ गया। इसके प्रभाव की बात की जाए तो दोस्तों गंगा जमुना दोआब के गाँव पूरी तरह से खाली हो गए थे, गाँव के गाँव समाप्त हो गया था, मृत्यु के गोद में समा गया था। आपका लोग पेड़ की पत्तियां, जंगली घास, यहाँ तक कि मृत पशुओं के मांस खाने को मजबूर हुए। हजारों परिवार पलायन कर दिल्ली और अन्य शहरों की ओर भागने लगे थे। सड़क किनारे लाशों और कंकाल बिखरे हुए थे। आपका पशुधन, गाय भैंस भी भूख से मर गए। कृषि उत्पादन और घट गई। ध्यान रखिए दोस्तों, कृषि का जो उत्पादन था और घट गया था। दोस्तों उस समय के गवर्नर जनरल की बात की जाए तो उस समय लॉर्ड ऑकलैंड थे गवर्नर जनरल, 1836 से 1842 तक इनका कार्यकाल था, तो इसे ध्यान रखिएगा। उन्होंने राहत कार्य शुरू तो किए, परंतु बहुत देर और अपर्याप्त स्तर पर था, यानी सही समय पर राहत कार्य शुरू नहीं किया, और जो भी शुरू किया गया था वो अपर्याप्त था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ऊपरी दोआब अकाल की बात की जाए दोस्तों, ऊपरी दोआब अकाल तो ये पड़ा था आपका 1860 से 61 के बीच में ऊपरी दोआब अकाल, और इसके स्थान की बात की जाए दोस्तों आपका उत्तर पश्चिम प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश और ऊपरी दोआब क्षेत्र था। गंगा जमुना नदियों के बीच में यह अकाल पड़ा था। समय की बात किया दोस्तों 1860-61 में पड़ा था, यह भीषण अकाल आया था उस समय। कारण इसके क्या था तो लगातार खराब मानसून व वर्षा की विफलता, औपनिवेशिक सरकार की कठोर राजस्व वसूली नीति, किसानों को राहत नहीं मिलना क्योंकि अंग्रेजों ने तो चूस लिया था किसानों को, खाद्यान्नों की कमी और परिवहन की कमजोरी, यानी सप्लाई चेन की टूटना, सप्लाई चेन कमजोर होना। वहीं इसके प्रभाव की बात किया तो अनुमान है कि 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे, यानी मृत्यु हो गया था, 20 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भूखमरी और बीमारियों से हुई थी, इस कारण से बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। पशुधन का नाश और कृषि उत्पादन में भारी गिरावट हुआ था इस कारण। सरकारी प्रक्रिया की बात की जाए तो यानी सरकार द्वारा क्या किया गया था तो ब्रिटिश सरकार ने राहत कार्य बहुत ही सीमित रूप से चलाया था। कार्यस्थल यानी रिलीफ वर्क पर काम के बदले अल्प मजदूरी दी जाती थी, यानी अगर आपको खाना चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, साथ ही काम के बदले बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। लेकिन राहत नीति इतनी कठोर थी कि गरीबों को उचित सहायता न मिल पाई, इसके कारण से बहुत सारे मृत्यु हो गए। इसकी आलोचना की बात की तो सरकार ने अकाल को प्राकृतिक आपदा मानकर अपनी नीतियों की जिम्मेदारी नहीं ली, अपनी नीतियों की जिम्मेदारी नहीं ली कि मेरी नीति की वजह से अकाल पड़ा है। कर वसूली में कोई राहत नहीं दी गई थी। इससे औपनिवेशिक प्रशासन की असंवेदनशीलता का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि सरकार ने इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं की जिससे लोगों को राहत मिले। विशेष तथ्य की बात की जाए तो यह अकाल 1857 क्रांति के सिर्फ 3 से 4 साल बाद पड़ा था, जब आर्थिक स्थिरता से जूझ रहा था। इस अकाल में भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष को और गहरा किया था। दोस्तों कुल मिलाकर के जितने भी अकाल पड़े हैं उसमें प्राकृतिक कारण तो थे ही, हालांकि अभी प्राकृतिक कारण आते हैं जैसे कि चक्रवात या फिर वर्षा न होना, अभी भी आते हैं, लेकिन वर्तमान
में ऐसे गवर्नमेंट है जो उसके लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू करते हैं, साथ ही जो मुआवजा होता है या फिर खेती नष्ट होता है तो उसके लिए सरकार देती, लेकिन उस समय देने की तो दूर की बात है, ऊपर से लेना जारी रहता था टैक्स। तो ये सरकार की असंवेदनशीलता उस समय दर्शाती है। उड़ीसा काल कब पड़ा था दोस्तों? 1866 में पड़ा था यह काल। और स्थान की बात किया तो यह काल मुख्य रूप से उड़ीसा के तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा में पड़ा था। विशेषकर तटीय जिलों में कटक, पुरी, बालेश्वर आदि क्षेत्र ज़्यादातर प्रभावित हुए थे। समय की बात किया था 1866 था। मानसून की भारी विफलता और धान की फसल का नष्ट हो जाना इसके मुख्य कारण थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा चावल के निर्यात पर कोई रोक नहीं लगाया था, यानी भारत से चावल निर्यात जारी रहा। इस वजह से भी यह काल में और जोर आ गया। प्रशासनिक उदासीनता और परिवहन साधनों यानी रेलवे, सड़क संचार की कमी महसूस की गई थी उस समय। इसके प्रभाव की बात की जाए तो अनुमान है कि 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। उड़ीसा में कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 हिस्सा इस अकाल से प्रभावित हुआ था, यानी अपनी जान गंवा देते थे। लोगों ने भूख से तड़प कर घास, पत्ते, पेड़ की छाल और जहाँ तक कि सब तक खाने शुरू कर दिए थे। पशुधन की भारी हानि, कृषि उत्पाद की पूरी तरह से ध्वस्त हो जाना, ये सब इस समय प्रभाव में आया था। सरकारी प्रतिक्रिया की बात किया तो ब्रिटिश सरकार ने राहत के प्रयास बहुत देर से शुरू किया था। राहत कार्य कागजी रहे, यानी भोजन वितरण और भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। चावल की भारी कमी के बावजूद सरकार ने निर्यात रोकने से इनकार कर दिया। इस वजह से अकाल और भीषण हो गया था, क्योंकि यहाँ देश में अकाल पड़ा हुआ, चावल नहीं मिल रहा और आप निर्यात कर रहे हैं। इसकी आलोचना क्यों हुई थी? तो दोस्तों प्रशासनिक लापरवाही और निष्ठुरता का परिणाम माना जाता है इस अकाल को। अंग्रेज अफसरों का विश्वास था कि बाजार की शक्तियाँ ही अकाल से निपट लेगी, लेकिन बाजार पूरी तरह से विफल रहा। इसलिए इस अकाल को कालाहांडी ऑफिशियल नेग्लिजेशन भी कहा था। ध्यान कि दोस्तों इस अकाल को एक उपनाम भी दिया गया है। तो कभी भी इंटरव्यू में हो या फिर किसी भी एग्जाम में इस टाइप के शब्द आ जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि उड़ीसा अकाल से संबंधित है। कालाहांडी ऑफिशियल नेग्लिजेशन, इस अकाल को एक दूसरा रूप नाम दिया गया है विशेषज्ञों द्वारा। ध्यान रखिएगा। विशेष तथ्य की बात की जाए तो नवीन अकाल यानी नानका फेमाइन भी कहा जाता है। ध्यान कि दोस्तों नानका उड़ीसा भाषा में यह नानका और हिंदी में नवीन अकाल इसे कहा जाता है। अकाल कहा जाता है क्योंकि यह उस समय के ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में पड़ा था। ध्यान रखिए दोस्तों, ये उस समय के गवर्नर कौन थे? तो सर जॉन लॉरेंस थे। ध्यान रखिएगा। इस अकाल के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने भविष्य में अकाल राहत हेतु फेमाइन कमीशन यानी अकाल आयोग का गठन करना शुरू कर दिया था। तो 1867 में पहला अकाल आयोग का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा। पहला अकाल आयोग का गठन हुआ था कब? 1866 में। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉर्ज कैंपबेल। ध्यान रखिए दोस्तों, पहला अकाल आयोग का गठन किया गया था सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में। द्वितीय अकाल के आयोग के गठन कब किया गया था? तो सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1978 ईस्वी में। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने 3 अकाल यहाँ पर डाल दिया है, अच्छा से देख लीजिएगा। और तृतीय अकाल आयोग के गठन की बात की जाए तो 1901 में किया गया था एंथनी मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में। ध्यान रखिए दोस्तों, 3 अकाल के आयोग का गठन किया था। पहला था सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में 1866 में। दूसरा अकाल पड़ा था आपका अकाल आयोग का गठन हुआ था 1878 ईस्वी में। लॉर्ड लिटन के काल था उस समय, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। और तृतीय कर्जन के कार्यकाल था और इसके अध्यक्ष कौन थे? एंथनी मैकडोनाल्ड। ध्यान रखिए दोस्तों, इस राजस्थान अकाल भी क्या था? 1869 में पड़ा था। बात की जाए तो अकाल का मुख्य क्षेत्र क्या था? राजस्थान के तत्कालीन राजपूताना क्षेत्र में पड़ा था। और इसके मुख्य प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर इत्यादि क्षेत्र से प्रभावित है। समय था 1868-69 में पड़ा था। विशेषकर 1869 में यह सबसे गंभीर रूप धारण कर लिया था। इसके कारण क्या था? लगातार 2 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी और इसके रेगिस्तान क्षेत्र होने से पानी व सिंचाई की पहले ही कमी महसूस की जाती थी और वर्षा होने के कारण और भी विभीषण कार्य हो गया था। अनाज का अभाव, औपनिवेशिक राजस्व नीति यानी कर में कोई कमी नहीं की गई थी। परिवहन और संचार व्यवस्था का अभाव यानी सप्लाई चेन, जैसे दूसरे राज्य से अनाज मंगाना कठिन हो गया था, जिससे राहत सामग्री समय पर नहीं पहुंच पाई थी। प्रभाव की बात की जाए तो दोस्तों अनुमान है कि 12 से 15 लाख लोग मारे गए थे। राजस्थान की कुल आबादी का 1/3 क्षेत्र इस अकाल से प्रभावित हुआ था, यानी मारे गए थे। पशुधन की भारी हानि हुई थी। कई स्थानों पर पूरी तरह से पूरी बस्तियां खाली हो गई थी। एकदम गाँव के गाँव खाली होता था पहले दोस्तों अकाल जब पड़ता था। भूख और बीमारियों, विशेषकर हैजा चेचक ने जनसंख्या को तहस नहस कर दिया। यानी जब अकाल पड़ता था तो उस समय बीमारी भी अपना मुंह उठा कर चल देता था और पूरा गांव के गांव समाप्त कर देता था। उस समय लोग असहाय था बीमारी से, क्योंकि हैजा और चेचक जैसे बीमारियों का कोई इलाज नहीं था। उस समय लोग असहाय मृत्यु को इंतजार करता था और मृत्यु हो जाती थी। लोग पलायन करने लगे थे। इससे बहुत सारे लोग। सरकारी प्रतिक्रिया की बात की यानी सरकारों ने क्या किया? तो ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों ने राहत कार्य शुरू तो किए, लेकिन बहुत सीमित और देर से किया गया था। भोजन वितरण और राहत शिविर पर्याप्त नहीं थे। मजदूरी आधारित राहत कार्य शुरू किया गया था, यानी अंग्रेजों का यही नीति थी कि अगर राहत कार्य शुरू करेंगे तो उससे काम करवाएंगे, रेल के लाइन बनवाएंगे, फैक्ट्री बनवाएंगे, तभी उससे अनाज देंगे। तो इस टाइप की नीति अपनाई गई थी, चलाए गए थे। लेकिन भूख से जूते लोगों ने पूरा नहीं हो पाते थे इस टाइप के भी राहत कार्य। आलोचना इसके इसलिए होता था कि प्रशासन ने इसे केवल प्राकृतिक आपदा बताकर अपनी नीति विफलता को छुपा लिया था।
कर वसूली में कोई ढील नहीं दी गई थी। परिवहन साधनों की कमी और राहत की लापरवाही ने अकाल को और भीषण बनाया देता है, क्योंकि अकाल तो पड़ना ही था, प्राकृतिक आया ही था, ऊपर से सरकार की जो नीति थी वो और समझिए कि आग में घी डालने जैसा काम करता था। कोई राहत नहीं, कोई सहायता नहीं, ऊपर से टैक्स में कोई कमी नहीं। विशेषता की इसकी बात की जाए तो क्या था, तो दोस्तों इस अकाल के बाद 1870 के दशक में रेलवे और नहर निर्माण पर जोर दिया गया ताकि भविष्य में राहत पहुंचाई जा सके। भारत में सबसे भीषण अकालों में से माना जाता है, क्योंकि मौतों की संख्या उड़ीसा अकाल 1866 के बाद सबसे अधिक इस अकाल में हुआ था। इसका मुख्य कारण क्या था, अकाल के इस सब मैंने डाल दिया। हालांकि बीपीएससी मेंस में आपको समझे कि एक अकाल का पूरा मटेरियल यहाँ तैयार होता है एक पेज में। ध्यान रखिए दोस्तों, आगे हम इसके कुछ देख लेते तथ्य। तो राजस्थान अकाल 1869 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों लॉर्ड मेयो थे उस समय। ध्यान रखिए दोस्तों, लॉर्ड मेयो थे उस समय इसके गवर्नर जनरल। उन्होंने भारत में आपका स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। भारतीय जनगणना की शुरुआत भी इनके द्वारा किया गया था, लॉर्ड मेयो द्वारा। 1872 में अंडमान में इसकी हत्या कर दी गई थी। ध्यान रखिए दोस्तों, लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 ईस्वी में अंडमान में हत्या कर दी गई थी। भारत के एकमात्र वायसराय जिनकी हत्या भारत में हुई थी। ध्यान रखिए 1873-74 में यह अकाल बिहार में पड़ा था। इस स्थान की बात की जाए तो मुख्य रूप से बिहार में पड़ा था, विशेषकर तिरहुत, सारण, चंपारण, पटना और गया जिला में यह समय सारणी थी। इसके कारण क्या था, 1873 में मानसून की भारी विफलता यानी बारिश नहीं थी, धान की फसल को नष्ट हो जाना था, खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से गिरावट आई थी, परिवहन व्यवस्था कमजोर होने का कारण आज अनाज पर आयात न हो सके, समय पर आयात नहीं किया सके। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी समस्या उस समय की ये थी कि सप्लाई चेन यानी परिवहन व्यवस्था उस समय इतना दुरुस्त नहीं था कि मान लीजिए किसी राज्य में अकाल पड़ा तो दूसरी राज्य से अनाज वहाँ पर पहुँचा जा सके, समय पर पहुँचाया जा सके। पहुँचता भी था तो बहुत देर हो जाता था। इस वजह से भी ये अकाल और ज़्यादा मृत्यु के कारण बनते थे। इसकी प्रभाव की बात की जाए तो भूख से तराही मच गई, किंतु बड़े पैमाने पर मृत्यु नहीं हुई थी। लाखों लोग अकालग्रस्त क्षेत्र से प्रभावित हुए थे। कृषि एवं पशुधन पर गहरा असर पड़ा था। सरकारी प्रक्रिया की बात करें तो उस समय वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 ने उन्होंने बड़ी मात्रा में बर्मा और अन्य प्रांतों से चावल आयात करवाया था। ध्यान रखिए दोस्तों, एकमात्र ऐसा अकाल है जिस अकाल में सरकार ने दुरुस्ती से सरकारी प्रतिक्रिया दी थी और मौतों को कम किया था। सरकारी गोदाम में भोजन भंडारित कर ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण किया गया था। लगभग 60 लाख से अधिक लोगों को राहत दी गई थी। इसी कारण से दोस्तों इस अकाल में मृत्यु नहीं हुई थी ज़्यादातर। विशेषता इस अकाल में सरकार ने समय पर हस्तक्षेप किया, इसलिए मृत्यु दर बहुत कम रही। इससे भारत के इतिहास में सफल राहत कार्यों वाला अकाल कहा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए किसी भी एग्जाम में या इंटरव्यू में कि भारत में सबसे सफल राहत कार्यों वाला अकाल कौन सा रहा, तो दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, बिहार अकाल 1872 से 73-74 में पड़ा था। उस समय लॉर्ड नॉर्थब्रुक की एक दूरदृष्टा के कारण ही यह अकाल को सही समय पर टैकल कर लिया गया था। इसने सिद्ध किया कि यदि ब्रिटिश सरकार चाहे तो समय पर राहत देकर अकाल से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आलोचना की बात की जाए तो अद्यपि राहत सफल रही, परंतु ब्रिटिश आलोचकों ने इसे अत्यधिक खर्चीला बताया। यानी अंग्रेज के जो लोग थे, जो विशेषज्ञ थे, वो नॉर्थब्रुक की आलोचना इसलिए कर रहे थे कि इस अकाल को रोकने के लिए इसने बहुत ज़्यादा खर्च किया, जो कि वाजिब था, करना ही था, क्योंकि अकाल रोकना है तो करना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेजों को यह अच्छा नहीं लगा। भविष्य में सरकार ने इतनी उदार राहत नीति नहीं अपनाई। इस आलोचना के बाद से वो भविष्य में आपका इतने अच्छा से राहत कार्य बचाव नहीं किया, जिसके कारण 1876-78 में भीषण अकाल पड़ा और जनहित की हानि हुई। दोस्तों एक अकाल और हम देखते हैं दोस्तों महान भारत अकाल, ग्रेट इंडियन फेमाइन, और पड़ा था कब 1876 से 78 में। और इस समय क्या आपका समझे तो क्रूर ही था गवर्नर लॉर्ड लिटन, क्रूर समझ माना जाता है कई मामलों में। इसके स्थान की बात की जाए तो दोस्तों आपका अकाल का सबसे व्यापक और भीषण प्रभाव था। इसके प्रभाव कहाँ थे, तो दक्षिण भारत में था दोस्तों, मद्रास प्रेसिडेंसी में था, जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के हिस्से में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी इससे प्रभावित हुआ था। हैदराबाद, मसूरी, राजपूताना और मध्य भाग के कुछ क्षेत्र भी इस अकाल से प्रभावित हुआ था। समय क्या था दोस्तों, 1876 से 1878 के बीच में पड़ा था। लगातार 2 वर्षों तक यह अकाल लगातार रहा था। कारण की बात किया था, लगातार 2 वर्षों तक मानसून असफल रहा। ध्यान के साथ एल नीनो प्रभाव सबसे अधिक डाला था। 2 वर्षों तक वर्षा चक्र गड़बड़ा गया था। इसके कारण से कृषि उत्पाद में भारी गिरावट हुई थी। औपनिवेशिक सरकार की कठोर राजस्व नीति और अनाज का निर्यात जारी रखना। देश में अकाल पड़ा हुआ है, अनाज की कमी है, और ये लोग क्या करते थे, अनाज का निर्यात करते थे। तो ये तो था सोच इनका। परिवहन और राहत कार्य बचाव में भारी कमी। दोस्तों उस समय एक और कारण था, जो सप्लाई चेन जैसे परिवहन व्यवस्था, यानी दूसरे राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज को पहुंचाना कठिन होता था, इसलिए भी ये ज़्यादा और प्रभावशाली हो जाता था। देख सकते हैं ये उस समय का तस्वीर है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये उस समय का रियल तस्वीर है। देखिए क्या हालत है उस समय के लोगों का, देख करके ही डर लगता है कि मनुष्य का क्या हालत था, इंसान कैसे जी रहे थे उस समय। सन 1877 में चित्रित यह पीड़ित संदर्भ 4 है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये अंग्रेज का आर्काइव से लिया गया फोटो है। इसके प्रभाव की बात की जाए, इस अकाल के प्रभाव की बात की जाए तो अनुमान है कि 55 से 1 करोड़ लोग इसकी मृत्यु की गोद में
समा गए थे। ध्यान रखिए दोस्तों, कितना मृत्यु हो गया, लाश ही लाश बिछ गए थे। लाखों लोग पलायन कर गए, रेल मार्ग और शहरों की ओर भागने लगे। पशुधन का भीषण विनाश हुआ था। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। चेचक और मलेरिया जैसी बीमारी अकालग्रस्त क्षेत्रों में फैली और इसको और बुरा बना दिया इस अकाल को। सरकारी प्रतिक्रिया की बात किया तो उस समय वायसराय लॉर्ड लिटन 1876 से 80 तक थे। राहत नीति अत्यंत कठोर रही। लिटन की अकाल नीति यानी लिटन्स फेमाइन पॉलिसी इसी समय आया गया था। राहत शिविर में काम करने के लिए बहुत कम मजदूरी, यानी अगर आपको राहत चाहिए तो आपको काम करना होगा, काम के बदले भोजन दी जाती थी। जो जिसे लोग अकाल कोड, जिसे अकाल कोड कहते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, अकाल कोड इसे कहता है। कौन? लिटन का अकाल पॉलिसी था, इसे अकाल कोड कहते हैं। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने अनाज का निर्यात यूरोप को जारी रखा। यहाँ भीषण अकाल पड़ा था, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, लेकिन ये लोग अनाज निर्यात हर अकाल में जारी रखा है। ये सबसे बुरा था। आलोचना की बात किया तो सरकार की कठोर और असंवेदनशील नीतियाँ इस अकाल को और भीषण बना दी थी। ध्यान रखिएगा, लिटन उस समय दिल्ली में 1877 का भव्य दरबार करवा रहा था, जिसमें शाही खर्च हुआ, जबकि लोग भूख से मर रहे थे। एक तरफ लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं, एक तरफ से लिटन दास जी हैं कि इस कारण लिटन के इतिहास में अत्यधिक आलोचना झेलना पड़ा था। दोस्तों 1943 के अकाल जो बंगाल में पड़ा था, इसे पूरी तरह से मानव निर्मित अकाल माना जाता है, क्योंकि अंग्रेज के द्वारा ये विंस्टन चर्चिल और उस समय के गवर्नर जनरल के द्वारा यह अकाल निर्मित किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो इसके स्थान की बजाय तो मुख्य रूप से बंगाल प्रांत में पड़ा था, जो आज के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से उस क्षेत्र में पड़ा था। समय की बात किया दोस्तों तो 1943 में पड़ा था, जो द्वितीय विश्व के समय था। 1942 के चक्रवात और बाढ़ से धान की फसल नष्ट हो गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ बहुत ही खराब रही और दो पॉलिसी लाया था उस समय अंग्रेज सरकार ने। चावल के बड़े पैमाने पर सैन्य उपयोग की और चावल को बड़े पैमाने पर सैन्य उपयोग हेतु निर्यात किया गया था, यानी सेना को चावल भेजा गया था भारत से, जबकि बांग्लादेश में भूखे हो रहे थे, यानी भूख मर रहे थे लोग। भूख उस समय दो पॉलिसी लाया गया था, यानी बोर्ड डिनाइल पॉलिसी और राइस डिनाइल पॉलिसी। इसका मतलब था जापान के आक्रमण की आशंका से नाव होता है, जो पानी में नाव चलता है, नाव एवं चावल दोनों को जब्त कर लिया गया था। ध्यान रखिए दोस्तों, जो नाव और चावल दोनों को जब्त कर लिया गया था उस समय, इस डर से कि जापान जब आक्रमण करेगा इधर से बांग्लादेश की तरफ से, तो कहीं उन्हें चावल और नाव हाथ न लग जाए और इससे उनका शक्ति बढ़ जाएगा। तो इस वजह से भी चावल और नाव जब्त कर लिया गया, जबकि लोग भूख से मर रहे थे। तो ये इनका पॉलिसी था। युद्धकालीन महंगाई और जमाखोरी इसे और खराब बनाया। सरकार की राहत नीति बेहद कमज़ोर रही। इसके प्रभाव की बात की जाए तो अनुमान है कि 30 से 40 लाख मृत्यु हो गई थी। कब? तो आपको 1943 में, जबकि 1943 में माना जाता है कि आधुनिक विश्व हो चुका था। विश्व में आपका टेक्नोलॉजी का विस्तार हो चुका था। बहुत सारा जो औद्योगिक जो क्रांति है ये भी समझे कि अपने पूरी रूप में आ गया था। फिर भी समझे कि उस समय इतना मृत्यु हो जाना यह सरकार की विफलता का सबसे बड़ा मुख्य कारण माना जाता है। देख सकते हैं ये उस समय का इमेज है और ये उस समय का रियल इमेज है दोस्तों। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्काइव से इमेज डाउनलोड किया गया है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। भूख और कुपोषण और हैजा मलेरिया जैसी बीमारियों से जनसंख्या पूरी तरह से नष्ट हो गई, यानी गांव के गांव खाली होते थे। लोग सड़कों पर मरते पाए गए, पूरे गांव उजड़ गए। कृषि अर्थव्यवस्था और समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा था, इसका गहरा आघात। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43 और उसके बाद से फिर लॉर्ड बेवेल 1943 से 47 के शासनकाल में यह अकाल पड़ा था। चर्चिल की ब्रिटिश सरकार ने चावल आयात से इनकार कर दिया था, यानी जो चर्चिल उस समय अंग्रेज के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बंगाल में राहत बचाव कार्य हेतु चावल का निर्यात करने की उनकी सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने चावल आयात से साफ इनकार कर दिया कि चावल हम लोग आयात नहीं करेंगे कहीं से। राहत वितरण धीमा रहा और अपर्याप्त रहा। जो भी आपको राहत पहुंचाए जा रहे थे वो धीमा था, अपर्याप्त था। युद्ध को प्राथमिकता दी गई, जान को प्राथमिकता नहीं दी गई, यानी युद्ध के लिए चावल इकट्ठा की जा रही थी, जबकि यहाँ लोग मर रहे थे उसके लिए चावल इकट्ठा नहीं की जा रही थी। इसकी आलोचना क्यों होती है? तो आलोचना तो होना ही था। यह अकाल पूरी तरह से मानव निर्मित अकाल मनाया था, यानी मैन मेड फेमाइन इसको कहा था। ध्यान रखिए दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर विशेष रूप से आरोप लगा चावल और अनाज भारत भेजने से मना कर दिया उन्होंने जानबूझकर। चर्चिल ने अकाल को भारतीयों की गलती कहा और सहायता की अनदेखी की। विशेष तथ्य की बात किया तो बंगाल अकाल ने स्वतंत्रता आंदोलन को और तीव्र कर दिया था। ध्यान रखिए साथियों, इससे भारत के इतिहास के सबसे कुख्यात और भीषण अकाल माना जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि ये मैन मेड अकाल था, इसलिए इसे भारत के इतिहास के सबसे भीषण और कुख्यात अकाल कहा जाता है। स्वतंत्रता उत्तर भारत में इसे ब्रिटिश सरकार की सबसे विफलता और क्रूरता के रूप में देखा
लिखा जाता है, तो इसे आपको ध्यान रखिएगा। आपको इसमें से पीटी में कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, साथ ही मेंस के लिए आपका पूरा मटेरियल है आप लोग। दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के काल में जितने भी अकाल आयोग का गठन हुआ वो सब हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रथम अकाल आयोग की बात की जाए तो कब गठित होता है? 1867 में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉर्ज कैपेबल इसके अध्यक्ष थे। प्रथम अकाल आयोग के एकदम ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि पीटी का ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका कारण क्या था? 1866 में उड़ीसा का अकाल पड़ा था, इस वजह से उस समय अकाल आयोग का गठन किया गया था। इसकी सिफारिश क्या थी? तो अकाल से निपटने हेतु सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी और भंडारण व्यवस्था करनी होगी, इसकी सिफारिश थी। उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड लॉरेंस थे उस समय गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा साथियों। द्वितीय अकाल आयोग की बात की जाए तो आपका 1878 से 80 के बीच में गठित हुई थी। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सर रिचर्ड एस्ट्रेची, बहुत फेमस है यह अकाल आयोग, ध्यान रखिए दोस्तों। एस्ट्रेची आयोग पूछता है कि किस लिए था, तो आपको ध्यान रखिएगा। इसके कारण क्या था दोस्तों? महान भारत यानी ग्रेट इंडियन फेमाइन कहा जाता है इसको, अकाल कहा जाता है। 1876 से 78 के बीच में पड़ा था। इसकी सिफारिश क्या थी इस अकाल आयोग की? तो दोस्तों फेमाइन कोड यानी अकाल कोड का गठन किया गया था कि क्या क्या करना है अकाल के समय में और क्या क्या नहीं करना है, एक कोड का गठन किया गया था। अकाल संहिता का गठन किया गया था, निर्माण किया गया था और बहुत राहत कार्यों इसके मानक दिए गए थे, यानी राहत कार्यों के मानक इसमें बहुत सारे सुझाए गए थे। लॉर्ड लिटन उस समय क्या गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। लॉर्ड लिटन एक क्रूर गवर्नर माना जाता है क्योंकि इसके अनदेखी की वजह से बहुत सारे लोग अपने जान गंवा दिए। दिल्ली में दरबार शुरू किए हुए थे, उधर लोग भूख से मर रहे थे। तृतीय अकाल की बात की जाए, तृतीय अकाल की बात की जाए तो 1991 में गठन हुआ था और किसकी अध्यक्षता में? तो सर एंथनी मैकडोनाल्ड, ध्यान रखिए दोस्तों, सर एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। इसका कारण क्या था? तो 1896 से 1900 में भीषण अकाल पड़े थे और इसकी सिफारिश क्या रही इस अकाल आयोग की? तो अस्थायी राहत व्यवस्था और अकालग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करना, इसका जो सिफारिश था हो रहा। और उस समय इसका गवर्नर जनरल कौन थे अंग्रेज का? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन उस समय क्या गवर्नर जनरल थे, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। कुछ और हम लोग देखते हैं आगे अगला स्लाइड में, जो आपके पीटी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो एक ही स्लाइड में है, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। इसमें भारत में सभी अकाल को मैंने समराइज किया है और कुछ छोटे छोटे पॉइंट में इसको मैंने डाला है। आप लोग इसे रो करके अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका PDF आपको दे दूँ तो भी मैं दे दूँगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। तो भारत में 1770 से लेकर 1943 तक जितने भी अकाल पड़े थे वो सब इसमें समराइज किया गया है और इसके क्या कारण थे, कितना मृत्यु हुआ था, गवर्नर कौन थे, इसकी विशेष तथ्य क्या, सत्कारी प्रक्रिया क्या था, सब मैंने आपको इसमें डाला हुआ है दोस्तों। बंगाल अकाल 17 में पड़ा था, क्षेत्र कौन था? तो बंगाल था। इसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस समय गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिए दोस्तों। इसमें मानसून की विफलता और भारी लगान इसके मुख्य कारण माने जाते हैं। राहत कार्य नगण्य था अंग्रेजों द्वारा। इसके मुख्य विशेषता की बात किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कठोर नीति ने इसे और भीषण बना दिया था। दूसरी की बात किया तो ऊपरी दोआब में अकाल पड़ा था 1866 में और ये उत्तर प्रदेश के मुख्य भाग में पड़ा था। इसमें 20 लाख से लोग अधिक मृत्यु हुई थी इस अकाल में। लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। वर्षा की विफलता और कठोर राजस्व नीति इसका मुख्य कारण था। सीमित राहत व मजदूरी आधारित कार्य इसमें क्या करवाया गया सरकार द्वारा राहत के लिए। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद यह अकाल पड़ा था, तो इसलिए राजनीतिक उथल पुथल के बीच में और भीषण हो गया था। उड़ीसा के अकाल की बात की जाए तो 1866 में पड़ा था। उड़ीसा का बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ा था। 10 लाख से अधिक लोग इसमें मारे गए थे। लॉर्ड लॉरेंस उस समय इसका गवर्नर जनरल थे। भारत का धान की फसल का नष्ट हो जाना, चावल का निर्यात जारी रखना, ये अंग्रेजों का पॉलिसी था। राहत में विफलता, राहत सही से नहीं पहुंचाया गया। नवीन अकाल यानी इसको नवीन अकाल भी कहा जाता है उड़ीसा भाषा में। इसके बाद प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखें दोस्तों, 1867 में। राजस्थान के अकाल की बात की जाए तो कहाँ पड़ा था? तो आपका 1869 में राजस्थान के सभी जिला में जैसे जोधपुर, बीकानेर, अजमेर इत्यादि जिला में 12 से 15 लाख लोग इसमें मृत्यु हो गए थे। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। 2 वर्ष की सूखा परिवहन की कमी, इसमें बहुत कमी हुई। सीमित राहत और प्रशासनिक लापरवाही इसको मुख्य माना जाता है, इस वजह से और भीषण हो गया था। अकाल के बाद रेलवे नहरों का निर्माण शुरू कराया गया ताकि जो संचार व्यवस्था है या फिर सप्लाई चेन इसको दुरुस्त किया जा सके। बिहार अकाल 1873 से 74, बिहार के तिरहुत, पटना और गया क्षेत्र में अकाल पड़ा था। इसमें मौत बहुत कम हुआ था क्योंकि सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई इसमें किया गया था और उस समय लॉर्ड जो नॉर्थब्रुक थे गवर्नर थे और ये दूरदर्शी थे इस मामला में। इनके दूरदर्शिता के कारण ही बिहार में मृत्यु बहुत कम हुई थी। धान की फसल नष्ट हो गया था, विफल हो गया था, आपका मानसून विफल हो गया था। समय पर बर्मा से चावल आयात किया गया था और व्यापक राहत कार्य बचाव शुरू की गए थे उस काल में। सफल राहत कार्यों वाला अकाल से कहा था, ध्यान रखिए दोस्तों।
मृत्यु इसमें बहुत कम हुई थी। आगे हम देखेंगे दोस्तों महान यानी ग्रेट इंडियन फेमाइन 1876 से 78 मद्रास, बम्बई, हैदराबाद, मैसूर, मध्य प्रदेश, भारत इस सब में हुआ था। मध्य भारत में 55 से 1 करोड़ लोग इसमें मृत्यु हो गए थे, यानी इसमें मारे गए थे। लॉर्ड लिटन उस समय के गवर्नर जनरल थे। इसका मुख्य कारण था मानसून विफल, एल नीनो, जो आपका जियोग्राफिकल एक टर्म है एल नीनो, वो आया था और अनाज का निर्यात जारी रखा गया था। बहुत कठोर भोजन के बदले काम नीति अपनाया गया था। 1877 में द्वितीय दरबार हुआ। बाद में द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया था 1880 में एस्ट्रेची की अध्यक्षता में, ध्यान रखिएगा। 7वां अकाल की बात किया तो बंगाल में पड़ा था 1943 में, और भारत में लगभग बड़े पैमाने पर पड़ने वाला अंतिम अकाल था। ये बंगाल और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में मुख्य रूप से पड़ा था। इसमें 30 से 40 लाख इसमें भी मृत्यु हुई थी। इस अकाल में भी लॉर्ड लिनलिथगो और लॉर्ड बेवली इसके गवर्नर जनरल थे, दोनों टर्म में अलग अलग समय में। और द्वितीय विश्व युद्ध नीति, चावल जब्ती और युद्धकालीन महंगाई इसके मुख्य कारण थे। राहत विफल, ब्रिटिशों ने आयात रोक दिया, चावल का आयात नहीं की, इससे और ये बुरा हो गया। चर्चिल की कठोर नीति, मानव निर्मित अकाल, यह माना जाता है कि मानव निर्मित अकाल था, ध्यान रखिएगा साथियों। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने भारत में पड़ने वाले सभी अकालों को देखा, सभी के बारे में अच्छे से समझा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।